नोट्स का फर्स्ट पेज पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट पेज में देखो क्या देख रहे थे हम, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है। उसमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट आर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो 2015 से 20 आया था, ठीक है। तो क्या था इनका गोल, सबसे पहले स्टेबल और सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। फिर बहुत सारे रूल्स प्रोसीजर्स लेके आएंगे जिसके लिए वो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। उसके बाद प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, और फिर क्रिएट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट्स, और फिर प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर रेगुलर अप्रेजल ऑफ रैशनल इंपोर्ट्स एंड रिड्यूस द ट्रेड इम्बैलेंस, ठीक है। उसके बाद हमने ये पॉलिसी में देखा था एक आईसी नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे पूछ लें कि आईसी नंबर क्या है, तो जो पर्सन एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है उसको एक आईसी नंबर लेना चाहिए। कितने डिजिट का नंबर है, 10 डिजिट का नंबर है, और ये मैंडेटरी लेना पड़ता है अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड, ठीक है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन, फिर डेफिशिएंसी अगर एप्लीकेशन होगी तो मॉडिफाई करनी पड़ेगी, और फिर अप्रूवल ऑफ ईआईसी हो जाएगा। उसके बाद इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स पैन, आधार मतलब एड्रेस प्रूफ, रजिस्टर्ड जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा मतलब सिन या एलएलपी पिन, और फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स, कैंसिल चेक या फिर बैंक सर्टिफिकेट जो आपको लगेगा, ठीक है। अगर डायरेक्टर्स और ये सब चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स है, पार्टनर्स है, तो उनके भी पैन और उनका डिन नंबर और डीपी नंबर, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनके भी आइडेंटिटी प्रूफ, पैन और डिजिटल फोटोग्राफ। अगर वो डीएससी लगा सकते हैं तो ऑनलाइन ईआईसी भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग एग्जेम्प्टेड है इससे, जिनको आईसी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री और कोई भी डिपार्टमेंट। फिर अगर कोई पर्सनल यूज के लिए ले रहा हो तो या नेपाल में कर रहा हो या म्यांमार में कर रहा हो, जहाँ सीआईएफ वैल्यू 25,000 से कम है और म्यांमार में 1 लाख, नॉट एक्सीड 25,000 ही है। फिर प्लीज नो दैट इन द केस नाथूलाल, एक पोर्ट का कोई केस हुआ होगा जिसमें उन्होंने बोल दिया वैल्यू 1 लाख हो गई है, ठीक है। अब सेलिएंट पॉइंट्स है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मतलब आपको बिल ऑफ लीडिंग एयरवे बिल लगेगा जब भी आप ये करोगे तो। रिस्ट्रिक्शंस, आपका आईसी नंबर आपको वो डीजीएफटी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में। कब, जब पब्लिक मॉरल अफेक्ट हो रहा हो, एनिमल्स को अफेक्ट कर रहे हो, पेटेंट रेट्स को अफेक्ट कर रहे हो, प्रिजनर लेबल हो, उनके रोकने के लिए। फिर नेशनल टेरिटरी, अपने कंट्री के आर्किटेक्चरल आइटम्स को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फीजिबल मेटल मटेरियल, आर्म्स एंड अम्युनिशन, ये सब करोगे तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इंपोर्ट करने के लिए। फिर हमने अब मेन चीज देखी थी कि स्कीम्स, ठीक है, हमने स्कीम स्टार्ट करी थी। अब स्कीम्स क्या देती हैं, अगर आप यहाँ बैठे बैठे अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिलते हैं। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स यानी इंपोर्ट ड्यूटी कहीं ना कहीं आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती, यहाँ आपको उसको सेट ऑफ करना पड़ जाता है। जब आपको कहीं पे करनी पड़ेगी तो आप ये वाला पास दिखा के उसको सेट ऑफ करा लेते हो। अब पहली स्कीम थी हमारी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये किसके लिए थी, गुड्स के लिए। तो अगर कोई पर्सन इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी और एसोसिएटेड कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए क्या कर रहा है, गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमने बोला है कि वो वाले गुड्स जो मैन्युफैक्चर्ड कहाँ है, इंडिया में है, वो वाले गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो आपके लिए, आपकी अगर इंटेंसिटी बहुत अच्छी है एक्सपोर्ट करने में, आप बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी अपॉर्चुनिटी देते हो, तो हमने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया कि अगर आप ये कर रहे हो तो आपके इस स्कीम में एंटर होने के लिए आपके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप अगर इस स्कीम में आ गए तो आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे। बस इतना ही एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। वो पूछेंगे कि इस स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट में लिख लो। सबसे पहले ऑफसेट करते हो आप क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएफिशिएंसी और कॉस्ट। आपका एक्सपोर्ट ऐसा है कि आप कॉस्ट बचा के, ठीक है, आप कंट्री के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, आप बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देते हो। दो चीजें याद रखो इसमें, ठीक है, कि आप एक्सपोर्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर इनएफिशिएंसी को बढ़ा रहे हो, ठीक है, और फिर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल वर्ड लिखा हुआ है उसमें, तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो। तो हाई इंटेंसिटी एक्सपोर्ट कर रहे हो अगर और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो तो आप इस स्कीम के अंदर
कवर होते हो, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसके जस्ट नीचे सेम चीज में सर्विसेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पहली बात तो आप वो गुड्स कर रहे हो जो ITCHS कोड में हो रहा है, ठीक है, यानी कि अपना जो ट्रेडिंग कमीशन क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ITC जो अपना ट्रेड क्लासिफिकेशन है कि कौन से गुड्स, वो वाले नोटिफाइड गुड्स का अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप इसमें कवर हो जाते हो, ठीक है। आपका जो कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन जो रिवॉर्ड जो आपको मिलेगा इसके बदले, उसका कैलकुलेशन हम कैसे देख रहे हैं, आपकी रियलाइज्ड FOB वैल्यू, जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना वो ध्यान रखो, क्योंकि आगे बहुत सारी स्कीमें कंफ्यूज होते जाओगे, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं वो कि आपका जो रिवॉर्ड है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपकी रियलाइज्ड FOB वैल्यू से। उसके बाद अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, पहली आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 25,000 की, दूसरी 25 से ऊपर होगी तो भी हम उसको 25,000 कंसिडर करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट क्या होना चाहिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, और फिर एक्सपोर्ट सच कोड्स मैन्युअली फॉर पायलट थ्रू एयरपोर्ट एट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठीक है। इतने पॉइंट्स हमको ऐसे ही रिमेंबर करने हैं। उसके बाद इन एलिजिबिलिटी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, देखो बहुत सारे हैं, तो वो अगर एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी साथ में पूछते तो सारे इनएलिजिबिलिटी नहीं बताई तो चलेगा, 5 मतलब अगर 7 भी बता दी तो चलेगा, ठीक है। देखो लास्ट में देखो कौन से याद हो सकते हैं अपन को, मिल्क प्रोडक्ट याद हो सकते हैं, मीट प्रोडक्ट याद हो सकते हैं, मेटल, डायमंड, ये सारे अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप ये वाली स्कीम में कवर नहीं होते, क्योंकि इनके लिए हमने अलग स्कीम बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद क्रूड पेट्रोलियम भी अगर आप करते हो तो आप इनएलिजिबल हो, आप अगर शुगर करते हो इनएलिजिबल हो, सीरियल करते हो इनएलिजिबल हो। उसके बाद डायमंड, गोल्ड, सिल्वर अलग से भी बताया हुआ है, रेड सैंडर्स एंड बीच सैंडर्स, ओर्स एंड ये भी याद रहेगा, पत्थर को तोड़ तोड़ के अगर आप बाहर भेज रहे हो तो। उसके बाद डीम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट अभी नीचे आएगा क्या होता है, ठीक है। और कोई ऐसे गुड्स जो आप इंपोर्ट करके वापस एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, ये इनएलिजिबल हो गए। अब सर्विसेज देखो, ऑब्जेक्टिव देखो सिंपल लिखा हुआ है, इज टू एनकरेज एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विस फ्रॉम इंडिया, बस, ठीक है। तो ऊपर भी वही चीज है कि जो चीज स्पेसिफाइड है कि आप इससे हाई पोटेंशियल हाई इंटेंसिटी का एक्सपोर्ट करते हो और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देते हो तो आप स्कीम में कवर्ड हो जाते हो। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि आप क्या करो, एनकरेज करो, क्या एनकरेज करो, सर्विसेज फ्रॉम इंडिया हम बाहर दें, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी देखो, सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ नोटिफाइड सर्विस लोकेटेड इन इंडिया शैल बी रिवॉर्डेड अंडर ये वाली स्कीम, सर्विस वाली स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, ठीक है, SEIS। अभी क्या कर रहे हो, नोटिफाइड सर्विस अगर बाहर देते हो तो, अब नोटिफाइड उन्होंने हमें नहीं बताई है, ठीक है, लेकिन जैसे कि कोई प्रोफेशनल सर्विसेज कवर हो जाती हैं, ठीक है, अगर वो हम बाहर दे रहे हैं तो हम इसके अंडर कवर होने लगेंगे, ठीक है। अब देखो, सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू एनी कंट्री और सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू सर्विस कंज्यूमर ऑफ एनी कंट्री, इसका मतलब कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली किसी कंज्यूमर को दे रहे हो जो बाहर का है, ठीक है, या फिर आप वहां के कंट्री को सर्विस दे रहे हो प्रॉपर, ठीक है। तो क्या कर रहा है, सर्विस कंज्यूमर ऑफ एनी कंट्री और फिर या फिर फ्रॉम इंडिया टू एनी अदर कंट्री। अब ये हो गई आपकी पहली एलिजिबिलिटी। दूसरी एलिजिबिलिटी, सर्विस प्रोवाइडर शुड हैव मिनिमम नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, मतलब उसने कितना कमाया हो ये सर्विस देके, डॉलर $US 15,000 इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल अगर आपने सर्विस देके $15,000 कमाया हो तो आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। For individual service provider, such minimum net free foreign exchange earning criteria would be $10,000 in preceding financial year. दूसरी एलिजिबिलिटी भी इजी है, पहली है कि आप नोटिफाइड सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, उसमें हम बता रहे हैं कि सर्विस फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री या सर्विस फ्रॉम इंडिया टू सम सर्विस कंज्यूमर जो कि बाहर की कंट्री में। दूसरी बोल रहा है कि अगर आपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में $15,000 15,000 सेम सर्विस से, या फिर इंडिविजुअल ने $10,000 कमाया, पेमेंट इन इंडियन रुपीज फॉर सर्विस चार्जेस अर्नड ऑन स्पेसिफाइड सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज रिसीव्ड इन द डीम फॉरेन एक्सचेंज एज पर द गाइडलाइंस ऑफ RBI। अभी क्या हुआ है, आपको हो सकता है उसने सर्विस चार्जेस, आपके सर्विस देने के कुछ चार्जेस भी होंगे, वो इंडियन रुपी में आपको दिए हो तो भी हम बोलेंगे कि वो आपने कहीं ना कहीं फॉरेन अर्निंग्स में ही कवर किया है, फॉरेन एक्सचेंज में ही कवर किया, और इसकी गाइडलाइंस RBI ने अलग से स्पेसिफाई की हुई है कि कौन से ऐसे पैसे हैं जो आपको आते तो इंडियन रुपी में, पर हम उसको काउंट ऐसे करते कि यार इसका फॉरेन एक्सचेंज है, क्योंकि इंडियन रुपी में आपको $100 नहीं आता है, $1 का आपको, मतलब आप बोल रहे हो $1 की सर्विस दी है तो उसका आपको 90 रुपीज आएगा,
ठीक है, आपको $1 का $1 नहीं आ रहा है, तो आपने $1 की सर्विस में जो जितना ज्यादा कमाया है तो वो आप इंडिया में लेके आए तो हम उसको कवर करेंगे, आप फॉरेन एक्सचेंज लेके आए, ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा पैसा लेके आए कंपेरेटिवली। अब नहीं चल रहा है नेट फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो डी, नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फॉर द स्कीम्स आर डिफाइंड अंडर, ये हमें नहीं देखना है एक बार, पर हम फिर भी देख लेते हैं कि ये नेट फॉरेन एक्सचेंज है क्या। ग्रॉस अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज माइनस टोटल एक्सपेंसेस पेमेंट या रेमिटेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय आईसी होल्डर रिलेटिंग टू सर्विस सेक्टर इन इट्स फाइनेंशियल ईयर, मतलब जितना उसने पैसा कमाया उसमें से उसके एक्सपेंसेस माइनस कर दो। रेमिटेंस यानी या जितना उसने बाहर में पे करा दिया वो भी माइनस कर दो, मतलब एक्चुअल में जो इंडिया में आया उसको हम नेट फॉरेन अर्निंग, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बोल रहे हैं, ठीक है। आईसी होल्डर इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर। अब भैया वो ऊपर भी कवर होता है और नीचे भी। देन द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड टोटल एक्सपेंसेस पेमेंट रेमिटेंस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर सर्विस सेक्टर ओनली, तो जो आपने सर्विसेज से कमाया हम सिर्फ वो लेंगे। अभी मैंने उस दिन बताया था मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर बोलते हैं हम आपको आफ्टर सर्विस भी आपको देंगे, तो आपको अगर इस स्कीम में कवर होना है तो जितनी आपने आफ्टर सर्विस दी है, तो पिछले साल अगर $US 15,000 दिए तो आप इस स्कीम में कवर हो जाते, तो आपकी नेट अर्निंग्स यानी जितने आपने एक्सपेंसेस रेमिटेंस पेमेंट्स वो सब किए हैं वो माइनस करके सर्विसेज से हम सिर्फ वो सेक्टर का आपका पैसा कवर करेंगे। अब लास्ट देखो एंटाइटलमेंट अंडर दिस स्कीम, सर्विस प्रोवाइडर टू एलिजिबल सर्विसेज शैल बी एंटाइटल्ड टू ड्यूटी क्रेडिट एज नोटिफाइड रेट्स ऑन द नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न। इसको एक्चुअल में क्या एंटाइटलमेंट मिलता है, क्या मिलता है इसको एक्चुअली में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, यानी कि अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो उसके बदले आपने कुछ और मंगाया है, इंपोर्ट किया है, उसके आपको इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है तो वो वहीं कहीं ना कहीं माफ हो जाती है, ठीक है। दूसरी स्कीम आ गई, अब वो डायरेक्टली तुमसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम्स, तो हम लिख लेंगे सी पॉइंट बोल रहे हैं नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आर डिफाइंड एज अंडर, नहीं, पेमेंट इन इंडियन रुपी फॉर सर्विस चार्ज अर्न्ड ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज शैल बी ट्रीटेड एज रिसीट इन डीम्ड फॉरेन एक्सचेंज एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। अगर आपको कोई पैसा मिला है वो किस में मिला है, इंडियन रुपी में। स्पेसिफाइड सर्विस मतलब जो नोटिफाइड सर्विसेज हमने दी थी कि अगर आपने अपनी कंपनी सेक्रेटरी की कोई प्रोफेशनल सर्विस अब्रॉड में दी है, आपको उसने क्या किया, इंडियन रुपी में पैसा दे दिया। तो अब हम बोल रहे हैं कि जिस चीज के, सपोज बहुत बेसिक एग्जांपल, आपको एक कंपनी बनानी थी, कंपनी बनाने की आपने यहाँ इंडिया में चार्ज किए कि भैया आपकी गवर्नमेंट फीस इतनी इतनी लगेगी और मेरी प्रोफेशनल फीस $10,000, ठीक है। एक कंपनी बनाने के आप इंडिया में कितने ले रहे हो, 10,000। बाहर अब्रॉड में हो सकता है आपने अगर उसको बोला हो $10,000 लगेंगे, ठीक है, $10,000। अब यहाँ इंडियन में आपको कितने मिले, $10,000 इंटू 90 रुपीज, ठीक है। तो आपको जब उतने सारे पैसे मिले तो हम उसको मान लेंगे कि आपको फॉरेन एक्सचेंज मिला है, ठीक है, क्योंकि आपको इंडिया में तो आप उसी चीज का 10 बना रहे हो, लेकिन आप यही काम करके बाहर सर्विस देके उसी को इंडिया में 90 ला रहे हो, ठीक है, तो हम आपको बोल रहे हैं कि आप फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हो, ठीक है। चलो स्टेटस होल्डर देखो, नेक्स्ट टॉपिक, मजा नहीं आ रहा है आई नो प्रोजेक्टर के बिना, लेकिन अब क्या करो, चल भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, अभी होगा देखते हैं, बुलाओ ना, देखो स्टेटस होल्डर, बहुत सारी स्कीम है, नहीं इसको मत छोड़ना यार, ये एफटीपी थोड़ा सा है तभी सुन लो, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना वैसे क्लास में याद कर लो, घर में तो तुम्हारी पढ़ने की भी इच्छा नहीं होगी इससे। चलो नहीं, कहाँ रीड करके छोड़, यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ो प्लीज, सुन लो। चलो स्टेटस होल्डर देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव स्टार एज सिंबल, अपन को स्कूल में स्टार मिलते थे, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देती है, आओ मैं आज तुम लोग सबको स्टार देती हूँ, ठीक है। अभी
for those exports goods services technology beyond a threshold limit, मतलब अगर आपको एक लिमिट है आप उससे अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर देते हो, सर्विसेज देते हो, टेक्नोलॉजी बाहर कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो हम आपको क्या देते हैं, एक स्टार। ठीक है, स्टेटस होल्डर गेट्स मेनी बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। इन लोगों को बहुत सारे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, ये थ्रेशोल्ड लिमिट से अबव exports of goods, service या फिर technology. In other words, status holders are the business leaders who have excelled in international trade and have successfully contributed to the country foreign trade. Status holders are expected not only contribute towards India's export but also provide guidance and hand holding to न्यू एंटरप्रेन्योर्स। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, एक्सेल किया है इंटरनेशनल ट्रेड में। अगर सुन लो कभी किसी भी पर्सन के पास स्टेटस होल्डर है तो वो बहुत बड़ा बिजनेस एक्यूमेन है। वो दो लोगों को क्या कर रहा है, ट्रेन भी करता है, गाइडेंस भी देता है कि कैसे अपना एक्सपोर्ट को एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर पहुंचा सकते हो आप। फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी नोटेड, मतलब स्टेटस होल्डर के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ऑल एक्सपोर्टर्स गुड्स सर्विसेज टेक्नोलॉजी हैविंग आईईसी नंबर शैल बी एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन एज स्टेटस होल्डर्स। मतलब अगर आपको स्टेटस होल्डर बनना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आईईसी नंबर। स्टेटस रिकॉग्निशन डिपेंड्स अपॉन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो आपने जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतना आपको फिर उसके हिसाब से आपको स्टेटस होल्डर का टैग मिल जाएगा। An applicant shall be categorized as status holder upon achieving export performance during current and previous 2 financial years as indicated in FTP। पिछले 2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको स्टेटस होल्डर का टैग मिल जाएगा। The export performance will be counted on the basis of FOB value of exports earning in free foreign exchange। तो आपकी एक फ्री ऑन बोर्ड जो वैल्यू आप कमाओगे उसके बेसिस पे हम आपको डिक्लेयर करेंगे कि आप स्टेटस होल्डर हो कि नहीं हो। 4 पॉइंट स्टेटस होल्डर का सिर्फ इतना याद कर लो। देखो हमने क्या देखा, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या देती है, स्टार देती है एज सिंबल फॉर गुड्स सर्विसेज और टेक्नोलॉजी जो आपने एक्सपोर्ट करी है। आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर हमने देखा कि ये लोग ने एक्सेल किया हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड में और बहुत सारा फॉरेन ट्रेड कंट्री से बैठ के करता है, प्लस गाइडेंस देते हैं न्यू एंटरप्रेन्योर्स को। अब अगर आप स्टेटस होल्डर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास आईईसी होना चाहिए। आपके एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को देख के आपको ये रिकॉग्निशन मिलता है। उसके बाद फिर आपको स्टेटस होल्डर के एप्लीकेंट बनने के लिए पिछले 2 साल में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस दिखाना है। आपकी जो अर्निंग्स है वो एफओबी वैल्यू पे कैलकुलेट होके हम डिसाइड करेंगे कि आपका क्या स्टेटस है। अब देखो, डीम्ड एक्सपोर्ट refers to those transactions in which goods supplied do not leave the country from the payment of such supplies is received either in Indian rupees or in foreign exchange। does not leave India यानी आपने कहाँ किया है इसको, SEZ में, ठीक है, तो हम इसको डीम्ड एक्सपोर्ट बोल रहे हैं। आपने अगर SEZ में कुछ दिया है वहां प्रोवाइड किया तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि आपने डीम्ड एक्सपोर्ट किया। फॉर ग्रांटिंग द स्टेटस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस नेसेसरी फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 years। तो हमें देखना है कि कैसे 1 स्टार हाउस, तो आपने कितना $3 मिलियन एफओबी का बनाया है, ऐसे करके हर एक अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। $325 मिलियंस, ठीक है, 100 मिलियंस, उसके बाद 500 मिलियंस, 2000 मिलियंस। तो अगर इतना कर दोगे तो आपको ये स्टार मिल जाएंगे 1 2 3 4 5 स्टार्स, ठीक है, इतना। अब वो ग्रांट ऑफ डबल वेट अभी रहने दो, ठीक है, वो मत देखो। प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर ये देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या स्टेटस होता है, क्या प्रिविलेज होता है। सबसे पहले इनको क्या मिलता है, देखो, ऑथराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में बी ग्रांटेड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। मतलब अगर आपके पास स्टेटस होल्डर का टैग है तो आप क्या करते हो, अपना प्रोडक्ट सबसे पहले आपका क्लियर हो जाता है। जैसे हम कुछ बाहर से सामान लेके आए, मतलब हमने इंपोर्ट किया, तो हमें कस्टम्स वाले लोग रोक लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्टेटस होल्डर हो तो आपको कोई नहीं रोकेगा, सबसे पहले आपका आइटम क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि आपने इंपोर्ट किया, फटाफट उसको मैन्युफैक्चर करोगे और हाई इंटेंसिटी का एक्सपोर्ट करके दोगे, ठीक है। उसके बाद इनपुट आउटपुट नॉर्म्स में भी फिक्स्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस विद इन 60 डेज ऑफ नॉर्म्स कमिटी। इनपुट आउटपुट नॉर्म्स कुछ नहीं है, इनपुट आउटपुट नॉर्म्स जब आप इनपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो ना, उसके रिगार्डिंग रूल्स बनाए हुए हैं। हमने ये देखा था कि इम्बैलेंस नहीं हो ट्रेड का, ठीक है, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो हम सोचते हैं कि अगर आप इनपुट कर रहे हो, आप बाहर से कुछ ले रहे हो, तो कितनी जल्दी आप उसका आउटपुट बना के दे सकते हो,
ठीक है। तो जो आपका ये है ना, मे बी फिक्स्ड ऑन विद इन 60 डेज ऑफ द नॉर्म्स कमिटी। अभी जो आपको मिल रहा है ना, उसमें वो कह रहे हैं कि हम आपको 60 दिन का टाइम देंगे, आप फटाफट उसका आउटपुट बना के दे दो। ठीक है, तो आप इंपोर्ट करो, जितनी जल्दी आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको हम एक कमिटी भी बना के दे देंगे उसके रिगार्डिंग, तो ये आपको एक प्रिविलेज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग बैंक गारंटी फॉर द स्कीम्स अंडर एफटीपी अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज एनीवेयर इन द एफटीपी ऑफ हैंडबुक प्रोसीजर। अभी क्या बोल रहा है, सिर्फ इतना देखो, आपके अगेंस्ट बैंक गारंटी की जरूरत ही नहीं है। आप पे इतना ट्रस्ट हो जाएगा कि आपको कभी भी अपने बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं कि अगर मैंने पे नहीं किया तो मेरी बैंक पे करेगी। आप एक स्टेटस होल्डर कवर करते हो, 1 2 3 4 5 स्टार कहीं पे भी कवर हो जाते हो, तो आपको हम एक प्रिविलेज देते हैं कि बैंक गारंटी हमको प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं है। तो पहला देख ले, कस्टम क्लियरेंस और बोथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। दूसरा कि आपके लिए फिक्स प्रायोरिटी बेसिस पे नॉर्म्स कमेटी आ जाएगी, और फिर बैंक गारंटी आपके लिए नहीं एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपल्सरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू बैंक रेमिटेंस एंड रिसीट्स। अभी क्या हो रहा है, जब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं बैंक को, ठीक है, तो हम आपको बोल रहे हैं कि आप, क्योंकि आप स्टेटस होल्डर हो, आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन कवर नहीं करना पड़ेगा, वहां से भी एग्जेम्प्ट हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद 2 एंड अबव 2 स्टार वाले and above export houses shall be permitted to establish export warehouses as per the Department of Revenue guidelines। इसका मतलब क्या है कि आपको एक अलग से वेयरहाउस भी मिल जाएगा। ठीक है, कि आप फटाफट मैन्युफैक्चर करो, आपको एक गोडाउन दे दिया जिसको हमने नाम दिया एक्सपोर्ट वेयरहाउस। आप अपना आइटम वहां रखो, आपको तो कस्टम क्लियरेंस वैसे ही मिल जाएगा, आप फटाफट फटाफट एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब ये 2 स्टार वालों को दिया 3 and above export houses shall be entitled to get benefit of accredited clients program as per the guidelines of CBEC। CBEC है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ठीक है, तो जब पहले एक्साइज और कस्टम्स के जो सेंट्रल बोर्ड है उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको एक अश्योर्ड फैसिलिटी, इधर लिख लो अक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम्स के आगे अश्योर्ड फैसिलिटेशन हु शोड गुड्स ट्रैक रिकॉर्ड। मतलब कि आपको इतनी अश्योरिटी मिलेगी कि आप जो बना रहे हो वो पक्का बाहर बिकवा देंगे हम। आपका जितना इंपोर्ट होता है एक्सपोर्ट करने के लिए, उसमें हम कहीं पे भी आपको रुकावट नहीं लाने देंगे। आपका इंपोर्ट का फैसिलिटेशन चलता जाएगा, उस चीज की आपको क्या मिल जाएगी, अश्योरिटी मिल जाएगी। फैसिलिटेशन हु शोड गुड ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है, अब देखो 2 स्टार वालों को क्या दिया, वेयरहाउस। 3 एंड अबव वालों को क्या दिया, अक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम। ठीक है, स्टेटस होल्डर वुड बी एंटाइटल्ड टू प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड प्रायोरिटी इन हैंडलिंग ऑफ द कंसाइनमेंट्स बाय द कंसर्न्ड एजेंसीज। तो इनको हर जगह क्या मिलेगी, प्रायोरिटीज मिलेंगी। प्रिविलेज तो मिल ही रहा है, पर एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। मैन्युफैक्चरर्स हु आर आल्सो स्टेटस होल्डर ऑफ 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार will be enabled to self certify the manufactured goods as per the industrial and entrepreneur memorandum and industrial licenses letter of intent are as originating from India with a view to qualify the preferential treatment under preferential treatment agreement। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरर, आप यहाँ से मोबाइल बना के दे रहे हो, तो आपकी क्वालिटी का आपको ना बार बार ना एक गारंटी देनी पड़ती है कि ये बेस्ट क्वालिटी का है। ठीक है, इसका आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट देना पड़ता है कि मैं जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इसकी क्वालिटी की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ये बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहती बाहर हम कुछ एक्सपोर्ट करें हमारी बेइज्जती हो। तो जब आप इसमें कवर हो जाते हो, आप स्टेटस होल्डर में, तो आप इन सब से फ्री हो जाते हो। आपको ये अग्रीमेंट्स और ये सारे लेटर ऑफ इंटेंट बार बार देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 3 4 5 स्टार वालों मैन्युफैक्चरर्स बन गए हो, तो आपको आपकी क्वालिटी पे हम क्वेश्चन कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने लिखा है कि विल बी एनेबल्ड सेल्फ सर्टिफाई देयर मैन्युफैक्चर, खुद ही सर्टिफाई करके आप भेज दो, आपको हमारे पास आके चेक करवाने की जरूरत नहीं है। हम आप पे इतना भरोसा करेंगे क्योंकि आप क्या हो, स्टेटस होल्डर हो। उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हु आर आल्सो अ स्टेटस होल्डर शैल बी एलिजिबल टू सेल सर्टिफाई द गुड्स एज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया एज हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स। अभी क्या हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स है उसको भी ऊपर जैसे लिखा था ना, वहां पे 3 4 5 स्टार होटल लिखा था, नीचे
कोई स्टार नहीं बताया, जनरली बताया कि अगर आप क्या हो, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स हो और आप स्टेटस होल्डर, आप भी अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई कर लो एज पर हैंडबुक प्रोसीजर्स। ये क्या है हैंडबुक प्रोसीजर? एफटीपी पॉलिसी के ना रूल्स बनाए हुए हैं एंड रेगुलेशंस, उसमें ना खूब सारे प्रोसीजर्स बताए हैं। तो अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग पूरे हैंडमेड प्रोडक्ट्स में कवर हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास जो लेबर है, जैसे हमारे यहाँ चूड़ी वगैरह बनती है, आजकल मशीन आ गई, पहले हम बहुत सारी चीजें जो हैंड के यूज से ही हमारी लेबर पूरा उससे बनाती है, तो आपके पूरे प्रोसीजर्स में सिर्फ एक आध मशीन यूज होती है, बाकी सब आप क्या कर रहे हो, हाथ से काम कर रहे हो, तो आप इस प्रोसीजर में कवर हो जाते हो। तो अगर आप 3, 4, 5 स्टार नहीं हो, लेकिन आप इस प्रोसीजर में जो हमने रेगुलेशंस में बताया उसमें कवर हो जाते हो, तो आप भी सेल्फ सर्टिफाई करो अपना प्रोडक्ट और क्वालिटी कि आप ये चीज एक्सपोर्ट कर सकते हो बिना किसी के लेटर ऑफ इंटेंट के, क्वालिटी के आपको सर्टिफाई कराए बिना, ठीक है। उसके बाद स्टेटस होल्डर शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सपोर्ट फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम्स ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन सब्जेक्ट टू एनुअल लिमिट ऑफ 10 लाख। अब हम प्रमोट करने के लिए फ्री प्रोडक्ट्स, फ्री सर्विसेज देते हैं, तो अगर आप ऐसे गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो जो आपको चाहिए कि इनको आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो अगर आप स्टेटस होल्डर हो, अब आप कोई नया टाइप का मोबाइल लेके आए, आपके पास टैग है स्टेटस होल्डर का, आप इनको फ्रीली भेज सकते हो फॉर प्रमोशन। प्रमोशन के लिए कितने लाख का भेज सकते हो, 10 लाख, और 2% ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर्स व्हिचएवर इज हाई। पिछले 3 साल में जो एक्सपोर्ट करके कमाया उसका 2% या 10 लाख प्रमोशनल के लिए आप आइटम्स भेज सकते हो, ठीक है। अब देखो इनको याद कैसे करना है। प्रिविलेज, सबसे पहले क्या आप लिख सकते हो आप कि जो स्टेटस होल्डर है उनको कस्टम क्लियरेंस मिलता है किसमें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। फिर आपको इंपोर्ट आउटपुट, इनपुट आउटपुट नॉर्म्स में एक कमेटी बनाने मिल जाती है, नॉर्म्स कमेटी। उसके बाद फिर आपको बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं है, बैंक के पास कंपलसरी नेगोशिएशन डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। 2 स्टार और उसके ऊपर वालों को हम बोल देंगे कि आपको हम क्या दे रहे हैं, वेयर हाउसेज दे रहे हैं। तो एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गाइडलाइंस लिखा, आप लिख सकते हो एज पर द एफटीपी गाइडलाइंस। उसके बाद 3 एंड अबव वालों को हम बोल रहे हैं कि आपको क्या मिलेगा, एक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद स्टेटस होल्डर्स को हमेशा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट और प्रायोरिटी मिलेगी जब भी कंसाइनमेंट की बात आएगी। फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और क्या है वो स्टेटस होल्डर है, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार, उनको हम बोल रहे हैं कि आप सेल्फ सर्टिफाई कर लो और अपने प्रोडक्ट्स भेज सकते हो। फिर जो हम मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स है जो हैंडबुक प्रोसीजर में कवर होता है, वो भी सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया है और आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर जो एक्सपोर्ट स्टेटस होल्डर्स है, अगर उसको कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी है तो वो अपने एक्सपोर्ट आइटम्स 10 लाख तक के फ्री दे सकते हैं, या 2% पिछले 3 साल में जो एक्सपोर्ट करके कमाया है वो भी वो बाहर भेज सकते हैं। इसलिए नोट से पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ पॉइंटर्स और टॉपिक है, ठीक है। अब देखो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, अभी जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस है जो आपको फुलफिल करने हैं। आफ्टर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एवरी एक्सपोर्टर शुड फॉलो द फॉलोइंग ऑब्लिगेशंस। क्या करना है, पीरियड ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन यानी अंडर एडवांस ऑथराइजेशन शैल बी 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑथराइजेशन, यानी कि आपने जो एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं आफ्टर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। अब जो आपका ऑब्लिगेशन है, आपको उसका एडवांस ऑथराइजेशन मतलब आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है, कि आपने इतना इतना कमाया है अपनी अथॉरिटीज को, तो कितने टाइम में बता देना है, 18 मंथ्स में फॉर द इशू ऑफ ऑथराइजेशन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया है या फिर आपको 18 मंथ्स में अंदर ऑथराइजेशन लोगों को इन्फॉर्म कर देना है कि आपने कितना एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रंकिन प्रोजेक्ट, ट्रंकिन प्रोजेक्ट पता है इतने बड़े बड़े ना ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिसमें शुगर रहती है, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऐसे बड़े बड़े वो हैं, इनको क्या बोलते हैं, सिलेंडर्स टाइप के बड़े बड़े, इनके अंदर ना शुगर सेव होती है, ठीक है। तो ये आपके अगर ट्रंकिन प्रोजेक्ट्स है इन इंडिया अंडर डीम्ड एक्सपोर्ट कैटेगरी और ट्रंकिन प्रोजेक्ट्स अब्रॉड, मतलब आप एसईसी को दे रहे हो ये वाले या फिर अब्रॉड दे रहे हो, द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड अंडर को ट्राइमिस विद द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और 18 मंथ्स व्हिचएवर इज मोर, मतलब कि को ट्राई माइनस यानी कि आपने जितना जितना वो किया है। देखो जैसे ये मैन्युफैक्चरर है, इसके पास ये सिलेंडर्स हैं, ठीक है, इसने क्या किया, एसईजेड में भी दिया है और अब्रॉड में भी दिया है, ठीक है। अब इसने जितना पैसा यहाँ पे खर्च किया है इसको बनाने के लिए,
ठीक है, वो फटाफट लेस करके जितना इसने अमाउंट कमाया है विद इन 18 मंथ्स इसको ऑथराइजेशन को इन्फॉर्म करना है कि हमने इतना एक्सपोर्ट किया। ये ट्रंक इन प्रोजेक्ट्स की स्पेसिफिकली बोल रहा है। अब उसमें विच एवर इज हायर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। जब भी आप ये बनाते हो, ये इनको बनाने के लिए ना टाइम लगता है, ये जो ट्रंक इन प्रोजेक्ट्स है, ये मैं तुम लोगों को दिखा भी देती हूँ कैसे दिखते हैं। वो आ नहीं रही है मशीन। ऐसे टाइप की दिखती है वो मशीन, ये बिल्कुल प्रॉपर सिल्वर कलर की अंदर मैन्युफैक्चरिंग के, ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। इसमें शुगर्स आप सेव कर सकते हो। कोल्ड स्टोरेज देखे, कोल्ड स्टोरेजेस, तो वो कोल्ड स्टोरेजेस जो बनते हैं ना वो भी ऐसे ही दिखते हैं, ऐसी फॉर्म में होते हैं एकदम सिल्वर के, और अंदर आप अपने जो भी ड्राई फ्रूट्स हो गए या वो जो जी कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हो, जितने भी प्रेजर्वेटिव्स है। तो अगर आप इंडिया से ये सब एक्सपोर्ट करने तो आपका ऑब्लिगेशंस यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आफ्टर दीज हैज बीन सोल्ड, उसके बाद आपको अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। अब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस फॉर मिलिट्री स्टोर, एयर स्पेस, न्यूक्लियर आइटम शैल बी फॉर 24 मंथ्स, मतलब 1 साल के 2 साल के बाद, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑथराइजेशन और को ट्राइमिनस विद द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर विच एवर इज मोर। क्रो ट्राइमिनस के आगे लिख दो लास्ट स्टॉप, फाइनली जहां पे आपको ये पहुंचाना था। ऑब्लिगेशन क्या है वो नहीं बताया है, ठीक है, कि हम ये बोल रहे हैं कि आपको ऑथराइजेशन को इन्फॉर्म करना है, बस यहाँ पे टाइम पीरियड बता दिया। जनरली क्या है 18 मंथ्स है, ट्रंकिन्स के लिए भी 18 मंथ्स या जो भी आपको इन्फॉर्म किया हो, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और 18 मंथ्स विच एवर इज मोर। फिर अगर आपका मिलिट्री स्टोर, एयरस्पोर्स, न्यूक्लियर आइटम्स है तो फिर 24 मंथ्स। फिर अगर स्पेसिफाइड इनपुट्स है फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ ईच एज में बी नोटिफाइड। अब इसके लिए टाइम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। जब भी एक्सपोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट करते टाइम आपने आईएसी नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने अर्निंग्स कमाई तो आपको रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे कि आपने बाहर से एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। आपने जितनी अर्निंग्स की है उसका इंफॉर्मेशन आरबीआई को देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ये आपके एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है। ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया और उसके बाद काम खत्म, उसके बाद आपका ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है, तो हम आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जब आपने कर दिया तो आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड करो कि विद इन 18 मंथ्स आपने इशू कर देना है ऑथराइजेशन, विद इन 24 मंथ्स आपने ऑथराइजेशन इशू कर देना है। आपका जो प्रोजेक्ट था, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, उतना टाइम ले लो कि यार हमको तो इस प्रोजेक्ट बनाने को ही 2 साल लग गए, तो आप हमको कैसे बोल रहे हो कि हम 18 मंथ्स में बोल दे, तो विच एवर इज मोर। आपको प्रोजेक्ट बनाने में 24 मंथ्स लग गए, हमने आपको स्पेसिफाई कर दिया मिनिमम 18 मंथ्स, विच एवर इज मोर। तो अगर आपको 24 मंथ्स लगे तो आप 24 मंथ्स में ऑथराइजेशन का इशू कर दो, ठीक है। अब देखो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, अब ये अलग से एक स्कीम है। इसमें क्या बोल रहा है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स, फ्यूल, ऑयल, मतलब आपने यहां पे क्या किया है, बाहर से इंपोर्ट किया है। इनपुट्स, कोई भी इनपुट्स बुलाए, फ्यूल और एनर्जी रिसोर्सेज, कैटलिस्ट विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। अब आपको बाहर एक प्रोडक्ट बना के भेजना है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या क्या बुलाया है, कुछ भी रॉ मटेरियल, फिर फ्यूल मंगाया है, बाहर से ऑयल मंगाया है, एनर्जी बनाई है, या फिर कोई कैटलिस्ट विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो आपको जो आपने बाहर से मंगाया ना उसमें हम आपको कैसे फ्री करेंगे। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो अगर आपने ये प्रोडक्ट्स मंगाए, कौन कौन से, ऑयल, फ्यूल, एनर्जी, कोई भी इनपुट, तो हम आपकी क्या करते हैं, कस्टम, बेसिक कस्टम ड्यूटी तो हम आपकी फ्री कर देते हैं कि आपको ये तो लगेगी ही नहीं। दूसरा, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी बी नॉन एग्जेम्प्ट शैल बी एडजस्टेड एट सेनवेट क्रेडिट। सेनवेट क्रेडिट यानी क्रेडिट इज अलाउड। अच्छा, तुम लोगों को जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट पता है, तो पहले सेनवेट होता था, जो आईटीसी है ना आज की डेट में, कि आपको क्या होता है, जिनको नहीं पता बता दे रही हूँ। जैसे क्या होता है,
एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूं, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक रिटेलर है, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो जीएसटी पे करता है जब भी वो माल खरीदता है मैन्युफैक्चर से, ठीक है। तो उसने क्या किया, जीएसटी पे किया। अब जब वो रिटेलर को देगा ना तो वो आईटीसी रिटेलर से लेगा, ठीक है। क्यों लेगा, जो उसने जीएसटी पे किया था वो इससे वो कवर कर लेगा। और फिर जब रिटेलर हमको बेचेगा कस्टमर को तो हमें हमें आईटीसी वहां पे करना पड़ेगा। मतलब हर गुड पे एक्चुअल में टैक्स हम भरते हैं, तो बीच में जो सेलर्स हैं उन सबको उनका क्रेडिट मिलता जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब आपने जो इनपुट लगाया है, जीएसटी पे किया, आप तो उसको कंज्यूम कर नहीं रहे हो, इसको कंज्यूम कौन कर रहा है, कस्टमर। तो अब आगे 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 बेचते टाइम कलेक्ट करते रहो, तो लास्ट पर्सन जो होगा वो उसे कंज्यूम कर लेगा। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर खुद अपने घर ले जाता तो वो आगे नहीं बेचेगा, तो पूरा टैक्स जो इसने भरा था वो इसका, क्योंकि उसने अल्टीमेटली कंज्यूम किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपको एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज एग्जेम्प्ट नहीं होती है तो हम आपका सेनवेट क्रेडिट को एडजस्ट करा देते हैं। मतलब कि जहां आपको ये पे करना पड़ रहा था वहां हम आपको पे नहीं करने देंगे, ठीक है। तो तुम लोग सेनवेट क्रेडिट इज अलाउड ऑन द टैक्स पेड ऑन इनपुट्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कुछ चीजें इंपोर्ट कर रहे हो और उसके बाद उस चीज को बनाने की कोशिश कर रहे हो और फिर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपने जो वहां पे सेनवेट पे करना पड़ा वो हम आपको उसका क्रेडिट दे देंगे। ये वैट पे लगता था एक्चुअली। Credit is allowed on tax paid on inputs to manufacture of finished goods. Manufacturer. ठीक है, हर टाइप की ना एक स्कीम दी हुई है, बार बार ना हर स्कीम में अलग अलग बातें दी हुई हैं, इसीलिए अभी कंफ्यूजन है। जब एक बार, अब जैसे तुमको गुड्स और सर्विसेज की इजीली समझ आ गई, अब बीच में आ गया एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, स्टेटस होल्डर, जबकि उसके बाद डायरेक्टली स्कीम आनी चाहिए थी। स्टेटस होल्डर वाज अ डिफरेंट थिंग, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन वाज अ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। तो बुक में भी हमारे ऐसे ही दिया हुआ है, इसलिए तो अब जब हम अब इसको वापस स्कीम से रिलेट करो कि जब तुम गुड्स बेच रहे थे तो तुम्हें बोल दिया था तुम्हारे वैल्यू 25,000 की होनी चाहिए, 25 से ज्यादा हुआ तो भी 25 की होनी चाहिए, आपने गुड्स ऐसे एक्सपोर्ट करने की आपकी हाई इंटेंसिटी हो, ठीक है। जब सर्विस आ गई तो आपने 15,000 का मिलेगा, इंडिविजुअल को 10,000 का मिलेगा, तो ये सब तब आपको क्या मिलता है, ड्यूटी क्रेडिटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिल रहा है आपका जो आपकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो रही है, उसमें भी वही हो रहा था, बस यहाँ पे उन्होंने क्लियरली नाम दे दिया, ठीक है। इस स्कीम में उन्होंने नाम दे दिया ड्रॉबैक एज पर द रेट डिटरमाइंड एंड फिक्स्ड बाय द सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटी शैल बी अवेलेबल फॉर ड्यूटी पेड इनपुट्स वेदर इंपोर्टेड और इंडिजीनियस यूज्ड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। अभी क्या हुआ, आपने इंपोर्ट किए गुड्स और उसके बाद एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो आपको जो जो पे करना पड़ा ना उसके लिए आप वो चीज विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। देखो आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए बाहर से 10 प्रोडक्ट लगे, ठीक है। इसमें ड्यूटी पे करनी थी, आपने कर दी पे, ठीक है। आप जाओ वापस विड्रॉ कर लो, ये जो ड्यूटी है वो पैसे वापस ले लो कि हमने वहां पे ड्यूटी पे की थी, हमें वो वापस दे दो, क्योंकि हम ना ये वाली स्कीम में कवर होता है, हमने बाहर से फ्यूल लिया था, ऑयल लिया था और हमने ये गुड बनाया है, अब हमें वो चीज हमारी वापस दे दो, ठीक है। बस इतनी ही थी, ठीक है। ड्यूटीज एग्जाम। अब आ गया एलिजिबिलिटी, इस वाली स्कीम के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, DFIA, इसमें क्या बोल रहे हैं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम shall be issued on post export basis for the products which are standard input output norms has been notified। मतलब कि जब आपने एक्सपोर्ट कर दिया है तब आप बोल दो कि हमारी इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि हमने ये वाली चीज इंपोर्ट करके मंगाई थी, तो अब हम टैक्स, वैसे भी आप टैक्स बाद में ही भरते हो, तो हम टैक्स नहीं भरेंगे क्योंकि हमें स्कीम में कवर हो गए। तो आप जब एक्सपोर्ट कर लोगे उसके बाद हम बात करेंगे। अब मर्केंटाइल मतलब गुड्स जो एक्सपोर्ट करते हैं शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन द नेम एड्रेस सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑन द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। मतलब आपके शिपिंग बिल में, एयरवे बिल में सारी चीजें आपका नेम एड्रेस स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड हो,
ठीक है। एप्लीकेशन इज टू बी फाइल्ड विथ कंसर्न रीजनल अथॉरिटी बिफोर इफेक्टिंग एक्सपोर्ट अंडर द ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। मतलब आपको किसको अप्लाई करना है, कोई भी रीजनल अथॉरिटी, अपने रीजन की जो अथॉरिटी है जो आप एक्सपोर्ट करो, अपने एरिया के अपने जुरिसडिक्शन के अथॉरिटी को अप्लाई कर दो कि हमें ये वाली इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दो। ठीक है। मिनिमम वैल्यू एडिशन, मिनिमम एडिशन, अच्छा जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, उसका मिनिमम वैल्यू एडिशन ऑफ 20% शैल बी रिक्वायर्ड टू बी अचीव्ड। अगर आपको यहाँ कवर होना है तो एटलीस्ट आपने एडिशनल मतलब कि आपका मार्जिन 20% का होना चाहिए। आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट 1 लाख रुपए का, तो एटलीस्ट आप 20% ज्यादा कमाओ 1 लाख से, तब हम आपको स्कीम में कवर करेंगे। मतलब इंडिया में इतना पैसा लेके आओ तो ही, ठीक है, मतलब आपका मार्जिन 20% का होना चाहिए। ठीक है, मार्जिन समझते हो ना, जब भी कोई प्रोडक्ट बेचता है तो खुद का मार्जिन लगा के बेचता है, तो एटलीस्ट आपने कितना मिनिमम वैल्यू ऐड किया उसमें, 20% का। फिर वैलिडिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द DFI। अब आपको बोल रहे हैं कि ये जो आपने बनाया है प्रॉपर स्कीम के अंदर आप कवर हुए हो, आप जो इसमें से इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह कर रहे हो, तो आप ये चीज ट्रांसफर कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि शायद तुमको अगर समझना हो तो। इसके रिगार्डिंग अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है कि ये स्कीम की वैलिडिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी बताओ, बस बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है सब में। ठीक है, एप्लीकेंट शैल फाइल ऑनलाइन एप्लीकेशन टू रीजनल अथॉरिटी कंसर्न बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपोर्ट अंडर DFIA। अभी क्या हो रहा है, आपको रीजनल अथॉरिटी को एप्लीकेशन देनी है कि आपने क्या क्या एक्सपोर्ट कंप्लीट कर लिया और अब आपको चीजें ट्रांसफर करानी है। तो एक्सपोर्ट शैल बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड जनरेशन ऑफ द फाइल नंबर। 12 महीने के अंदर आपने मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट भी कर दिया था, मतलब आपने बाहर से ऑयल, फ्यूल, एनर्जी वगैरह ली थी, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया, 12 महीने के अंदर आपने क्या किया, खत्म कर दिया अपना एक्सपोर्ट। व्हाइल डूइंग द एक्सपोर्ट सप्लाई एप्लीकेंट शैल इंडिकेट फाइल नंबर ऑन द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। जैसे कि शिपिंग बिल में आपके पूरा जो आपका फाइल नंबर आपको मिला था कि आप इस स्कीम में कवर होते हो, तो वो चीज आपके प्रोडक्ट बिल्स में मेंशन हो। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड रियलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स। अभी क्या हुआ है, आपका कंप्लीट हो गया एक्सपोर्ट्स, आपको पैसे आ गए। रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ ट्रांसफरेबल ऑफ DFIA may be made to concerned regional within a period of 12 months from the date of exports or 6 months from the date of realization of whichever is later। अभी क्या हुआ, पैसे आ गए, अब आपको वो पैसे कैसे में कैसे यूज करने हैं, ठीक है, ट्रांसफर कराने हैं जो भी, तो आप वहां से परमिशन ले लो, कितना 12 मंथ्स ना, 12 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स, विच एवर इज लेटर। 6 मंथ्स ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द प्रोसीड और 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। इसलिए कि 12 महीने आज एक्सपोर्ट किया, आज से 12 महीने ले लो, या जब पैसे आ गए उसके 6 महीने, विच एवर इज, जो भी डेट बाद में आती है, जो भी डेट बाद में आती है, तब आप बोल दो कि हमें क्या करना है, ट्रांसफर करानी है अपनी स्कीम का पैसा। Applicant shall be allowed to file application beyond 24 months from the date of generation of file number। हम आपको अलाउ करें, चलो ठीक है, 24 महीने के बाद भी हमको एप्लीकेशन दे सकते हो। हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि आपने विद इन 12 मंथ्स तो अप्लाई कर लेना है, अब हम बोल रहे हैं कि 24 महीने में भी हम आपको अलाउ कर सकते हैं, सफिशिएंट कॉज होगा तो ही। एक्सपोर्ट अंडर DFIA शैल बी मेड फ्रॉम अ सिंगल पोर्ट। एक ही पोर्ट में, बार बार चेंज नहीं हुआ आपका पोर्ट, यहां से गया डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो गया। नो DFIA शैल बी इशूड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑन SION प्रिस्क्राइब्स आफ्टर एक्चुअल यूजर कंडीशन ऑफ एनी इनपुट। SION लिख दो, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। इसके अगेंस्ट जाके आपने कोई एक्सपोर्ट नहीं किया है। स्टैंडर्ड्स इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। Regional authority shall issue transferable DFIA with the validity of 12 months from the date of issue। अब आपने जो ट्रांसफर किया वो 12 महीने के लिए ही है, ठीक है। अभी देखो इस चीज को एक बार रीड लिख लो, लेकिन एलिजिबिलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अभी एक बार इसके क्वेश्चन देखेंगे, तुम लोगों का पूरा जितना मुंह बना हुआ है उतना हंसने लग जाओगे कि क्या क्वेश्चन पूछा है मैडम, क्या। स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स ऑफ पोर्टर्स ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरीज। अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग क्या बेच रहे हैं, ज्वेलरीज, ठीक है। import of input under the scheme, exporters of gems and jewelries can import duty free input for manufacture of export products। अब अभी तक फ्यूल, एनर्जी ये सब इंपोर्ट करते हैं, अब कुछ भी अगर इंपोर्ट करो, क्या बनाने के लिए, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ठीक है।
तो फिर इंपोर्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स इफ एक्सपोर्टेड वुड बी एलिजिबल। तो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री हो जाती है। कब फ्री हो जाती है? जब आपने गोल्ड ज्वेलरी इंक्लूडिंग पार्टली प्रोसेस्ड ज्वेलरी आर्टिकल्स इंक्लूडिंग मेडेलियंस एंड कॉइन्स एक्सक्लूडिंग लीगल टेंडर कॉइन्स, मतलब पैसा नहीं, चांदी सोने के सिक्के बनाए हो, ठीक है, वेदर प्लेन और स्टड कंटेनिंग गोल्ड ऑफ 8 कैरेट एंड अबव। अगर आपने 8 कैरेट से अबव या 8 कैरेट तक का एक्सपोर्ट किया है तो हम आपकी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर देंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या याद होना चाहिए? गोल्ड ज्वेलरी एंड इंक्लूडिंग पार्टली प्रोसेस्ड ज्वेलरीज, ठीक है, जैसे कि कॉइन्स लिख लेना, उसमें आर्टिकल्स लिख लेना, बस। तो कितने का? 8 कैरेट एंड अबव। अब सेम सिल्वर ज्वेलरी, मोर देन कंटेनिंग मोर देन 50% ऑफ सिल्वर बाय वेट। अब सिल्वर ज्वेलरी कर रहे हो तो कितना? 50% का उसमें सिल्वर होना चाहिए। प्लैटिनम ज्वेलरी कर रहे हो अगर तो मोर देन 50% ऑफ प्लैटिनम। बात वही लिखी है, बात वही लिखी है हर जगह की, ज्वेलरी आर्टिकल्स और कॉइन्स वगैरह दे रहे हो, लेकिन उसमें कितना, उसमें वेट जब करोगे तो 50% का ज्यादा प्लैटिनम होना चाहिए। सिल्वर में 50%, गोल्ड में 8 कैरेट एंड अबव का गोल्ड होना चाहिए। बस 3 चीजें होती हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ये स्कीम्स के नाम दिए हुए हैं, इससे हमें बस एक बार रीड करना है कि एडवांस प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रेशियस मेटल नॉमिनेटेड एजेंसीज, जो भी आपका ये स्टॉक है, रिप्लेसमेंट ऑथराइजेशन ऑफ जेम्स, ऑथराइजेशन ऑफ कंज्यूमेबल्स, ऑथराइजेशन ऑफ प्रेशियस मेटल्स, ये सब हमको और स्कीम्स बताई हुई है फॉर जेम्स एंड ज्वेलरीज। अब देखो जेम्स एंड ज्वेलरीज इतना ही था बस, ठीक है। अब आ गए कैपिटल गुड्स। बच्चे कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो मतलब यहां से मशीन्स भेज रहे हो, ठीक है। तो अब यहां से अगर तुम मशीन्स बना के भेज रहे हो तो तुम्हें कैसे इंपोर्ट ड्यूटी में फ्री किया जाता है? अब EPCG बोलते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, इज टू फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू एनहांस इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। इस स्कीम में क्या कवर होता है? अलाउ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, जीरो कस्टम्स कैपिटल गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स शैल इंक्लूड। अभी क्या हो रहा है, आपने एक कैपिटल, देखो इसमें बहुत सारी चीजें होती है। हम क्या करते हैं कई बार, जैसे हमें एक गाड़ी बनानी है, ठीक है, गाड़ी के जो पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ आइटम इंपोर्ट कर सकते हो और बाद में गाड़ी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो गाड़ी क्या है? कैपिटल गुड है, ठीक है। अब हो सकता है इस गाड़ी को बनाने के लिए आपने भी एक अंदर की एक मशीन कैपिटल गुड इंपोर्ट करी हो, ठीक है। तो ये जो आपने कैपिटल गुड बनाने के लिए कैपिटल गुड का एक पार्ट इंपोर्ट किया और उसके बाद असेंबल करके बाहर भेजा है, उसके बाद उसके हम प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर भेजा है, तो ये जो इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, इसके लिए जो आपने इनपुट मंगा के इंपोर्ट किया है, इसमें जो ड्यूटी है इसमें हम आपको फ्री कर देंगे। या तो ये आप प्री प्रोडक्शन मंगा लो या प्रोडक्शन के टाइम पे मंगा लो, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? जीरो कस्टम ड्यूटी। कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग कंप्लीटली नॉकडाउन एंड सेमी नॉकडाउन कंडीशन देयरऑफ। ये क्या होता है कंप्लीटली नॉकडाउन? यानी आपने क्या किया, कार बनानी थी, कार के सारे पार्ट्स मंगा लिए अलग 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 और फिर यहाँ पे असेंबल करके बाहर भेज दिया। सेमी नॉकडाउन यानी कुछ कुछ पार्ट्स मंगाए, बाकी आपके पास थे, उसके बाद आपने उसको कंप्लीट प्रोडक्ट करके फिर एक्सपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, स्पेयर्स, मॉड्यूल्स, डाइस, डिस्क, फिक्चर्स, टूल्स, रीफैक्टरीज फॉर इनिशियल लिनिंग एंड स्पेयर रीफैक्ट। इसको भी हम कहां कवर कर रहे हैं? कैपिटल गुड में, कि आप ये सारे एक्सपोर्ट्स करोगे तो आपको हम ड्यूटी फ्री जीरो कर देंगे, कस्टम ड्यूटी। उसके बाद फिर कैटलिस्ट फॉर इनिशियल चार्जेस प्लस 1 सब्सिक्वेंट चार्ज। अभी क्या हो रहा है, कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो इनिशियली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी वो लोग नए नए लोग हैं तो इनको हम बोल रहे हैं कि आपका जो इनिशियल चार्ज है प्लस 1 सब्सिक्वेंट चार्ज को हम फ्री कर देंगे क्योंकि आप नए नए आए हो, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स नोटिफाइड CBEC इज आल्सो परमिटेड अंडर दिस। अभी क्या हुआ, आपने बाहर से इंपोर्ट किया, आप कहीं ना कहीं नोटिफाइड हो एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज और कस्टम ड्यूटी की बोर्ड से, ठीक है। वो वाले गुड्स जो इन कस्टम्स ड्यूटी में और एक्साइज ड्यूटी वाले के बोर्ड ने कंफर्म किया कि अगर इनका इंपोर्ट कर रहे हो और फिर कैपिटल गुड का मैन्युफैक्चर करो तो हम आपकी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर देंगे,
ठीक है। इम्पोर्ट अंडर दिस स्कीम शैल बी सब्जेक्ट टू एन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इक्विवेलेंट टू 6 times ऑफ द ड्यूटी सेव्ड ऑन द कैपिटल गुड्स टू बी फुलफिल्ड इन 6 years record फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑथराइजेशन। जब हमने ऊपर ऑब्लिगेशन देखा था तो आपने एटलीस्ट 6 times ऑफ द ड्यूटी आपको फ्री कर दिया है, ठीक है। पिछले आने वाले 6 साल में 6 टाइम तक की ड्यूटी आपको इन्फॉर्म कर देने की ये हम फ्री करा रहे हैं, क्योंकि आप कैपिटल गुड बना रहे हो तो आप 6 साल तक का काम कर रहे हो एक्सपोर्ट का, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, हर साल की जो आपकी ड्यूटी है उसको हम फ्री कर रहे हैं। तो अब 6 साल बाद आप इश्यू कर दो ऑथराइजेशन को कि आपने कितना पैसा कमाया है। ये आपका आफ्टर ऑब्लिगेशन है एक्सपोर्ट के बाद, ठीक है। ऑथराइजेशन शैल बी वैलिड फॉर द इंपोर्ट फॉर एटलीस्ट 18 months from the date of issue of authorization. Revalidation of this scheme authorization shall be not permitted. मतलब एक बार कंफर्मेशन हो गया उसके बाद हम आपको इसका बार बार वैलिडेशन नहीं देते। इन केस ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज पेड इन कैश ऑन इंपोर्ट ऑफ EBCG जो अपनी वाली स्कीम है, इंसिडेंट्स ऑफ काउंटरवेलिंग वुड नॉट बी टेकन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेट। काउंटरवेलिंग ड्यूटी यानी कस्टम ड्यूटीज लगती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमें एक बार कस्टम ड्यूटी लग गई, उसके बाद इंडिया में लाने के लिए हो सकता है आपने दिल्ली में उतारा हो, ठीक है। उसके बाद अपनी सिटी में लाने के लिए आपको और ड्यूटी लग रही हो, ठीक है। तो वो होती है काउंटरवेलिंग ड्यूटी, कि आपको एक ड्यूटी के भी ऊपर एक और ड्यूटी लग रही है, ठीक है। तो अगर आपको एक्साइज ड्यूटी वाले बोर्ड वाले एक और ड्यूटी लगा रहे हैं तो हम वो चीज को फ्री नहीं कर पाएंगे, एक ड्यूटी को हम आपके लिए फ्री कर पाएंगे, ठीक है। इसमें देखो हाँ, उसके बाद क्या लिखा है, सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स शैल नॉट बी परमिटेड टू बी इंपोर्टेड अंडर दिस स्कीम। हम सेकेंड हैंड गुड्स को कवर नहीं करते। उसके बाद ऑथराइजेशन अंडर दिस स्कीम शैल नॉट बी इशूड फॉर इंपोर्ट ऑफ एनी कैपिटल गुड। अभी क्या हो रहा है कि आपके जो फॉलोइंग कैपिटल गुड्स है 1 2 3 4 इनके लिए हम आपको ऑथराइजेशन नहीं देंगे कि आपकी ड्यूटी फ्री हो जाएगी। कौन सी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहे हो तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर डीम्ड एक्सपोर्ट्स, यूज ऑफ पावर इन देयर ओन यूनिट, अपने लिए यूज करो, सप्लाई / एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सर्विसेज। मतलब आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो हम आपको इसके लिए कोई भी फ्री नहीं करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ऑफ आइटम्स व्हिच आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट शैल बी परमिटेड अंडर दिस स्कीम ओनली आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम एग्जिम फैसिलिटेशन कमेटी। बच्चे सारी स्कीम्स में ना आपकी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री हो जाती है ओनली व्हेन एक गुड को बढ़िया बनाने के लिए, एक गुड को मैन्युफैक्चरिंग बना के एक्सपोर्ट करने के लिए आप जितने आइटम्स इंपोर्ट करोगे उसमें आपकी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री होती जाएगी। अब हर स्कीम में देखो सिर्फ गुड्स और सर्विसेज, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज में उन्होंने आइटम स्पेसिफाई किए। इसके अलावा हर स्कीम में बोल रहे हैं कि जब अब जेम्स एंड ज्वेलरीज में भी बता दिया कितना पैसा कमाओगे तो हम आपको फ्री कर देंगे। अब कुछ स्कीम में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इतना इंपोर्ट करते हो, इस फॉर्म में इंपोर्ट करते हो, ये चीजों के ऑथराइजेशन लेने के बाद इंपोर्ट करते हो तो हम आपको फ्री कर देंगे। कुछ चीजें ऐसी है जो आप इंपोर्ट करते हो लेकिन हम उसमें ड्यूटी फ्री नहीं कर सकते, जैसे कि सेकंड हैंड गुड्स, इलेक्ट्रिसिटी वाली गुड्स या रिवैलिडेशन करने को बोल रहे हो, इन सब में हम कंसिडर नहीं करते। If goods are proposed to be exported under this scheme, authorization for restricted for exports, authorization shall be issued only after approval for issuance of export authorization from एग्जिम फैसिलिटेशन कमेटी। अब कोई चीज है जो रिस्ट्रिक्टेड है कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो आपने अप्रूवल ले ली, उसके बाद हमने आपको अलाउ किया कि आप इंपोर्ट करो और फिर हमने आपकी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करी है, ठीक है। इसके जो नीचे कवरेज ऑफ द स्कीम ये हमें नहीं देखना। देखो पोस्ट एक्सपोर्ट, अब आपने जब ये चीज कैपिटल गुड एक्सपोर्ट कर दिया तो आपको कुछ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिलते हैं। कब मिलेगा, अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर ऑन फुल पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटीज इन कैश चोज टू ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। आपने क्या किया था, ड्यूटी कैश में पे करने की बात की थी, तो हमने क्या किया, आपकी ड्यूटी
फ्री कर दिया आपने, हमने आपको उसका पास दे दिया, ठीक है, आपने कैश में पेमेंट किया, हमने आपको उसका एक पास दे दिया कि आप कभी भी इसको इंपोर्ट ड्यूटी पे करते टाइम यूज कर सकते हो। बेसिक कस्टम ड्यूटी पेड ऑन कैपिटल गुड शैल बी रेमिटेड इन फॉर्म ऑफ फ्रीली ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। अब आपने कोई बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करी होगी, उसके बाद आपका हमने उसको भी पास दे दिया कि आप ये फ्रीली आगे ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब किसी और को भी अपना पास यूज करने दे सकते हो। स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन शैल बी 85% ऑफ द एप्लीकेबल स्पेसिफाइड ईओ अंडर द कैपिटल गुड वाली स्कीम। ड्यूटी रेमिशन शैल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ टू द ईओ फुलफिल्ड। ये भी अभी हम एक बार क्वेश्चंस देखेंगे, तुम लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या चीज रेलेवेंट है और क्या चीज किस तरीके से वो देने की कोशिश करें। हम बस बता रहे हैं कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट करते टाइम कब कब मिलती है। पहली बात तो वो ट्रांसफरेबल होती है, दूसरी बात वो जब भी आपने कैश में पे करने की बात की है तब आपको वो चीज मिलने लगती है। अब एक लास्ट स्कीम है, देखो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स और बायोटेक्नोलॉजी। ये चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। हम क्या पढ़ रहे हैं, 2015 से 2020 तक कुछ स्कीम्स आई थी कि जितना आप एक्सपोर्ट करोगे हम आपकी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर देंगे। अब उस चीजों में हम क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं करते रेगुलरली, हमें नहीं पता कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है, हमें नहीं पता ये ईओ, डीजीएफटी, सीबीईसी ये सब कौन कौन है, ये सब अथॉरिटीज के नाम है, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं वो लोग बैठे हैं जो ऑफिसर्स है जो आपको बता रहे हैं कि आपने ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। अब आरबीआई ने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई 5 साल की। 5 साल की पॉलिसी में उसने बोल दिया कि मैं तुम्हें 5-6 स्कीम्स दे रहा हूं, अगर तुम इन स्कीम्स में कवर होते हो तो इन चीज की चीजें इंपोर्ट ड्यूटी अपने तरफ फ्री करवा लो। अब हर जगह ना हर स्कीम में एक एलिजिबिलिटी है, तुम वो याद कर लो, ठीक है, कि कौन उस स्कीम में कवर होता है, ठीक है। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट हमें 2 ही स्कीम में दिया, हर स्कीम में ऑब्जेक्ट नहीं दिया। अब जब तुमने ये देख लिया कि कौन कवर होता है, उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि ठीक है ये इसमें कवर हो गया तो इसको क्या मिल रहा है, या तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं, या जीरो कस्टम ड्यूटी मिल रही है, या एग्जेम्प्टेड इंपोर्ट ड्यूटी। हर जगह वो नया वर्ड यूज कर रहे हैं हर स्कीम में। बात सिर्फ इतनी है कि जो आप एक प्रोडक्ट बनाने के लिए बाहर से पैसा ले रहे हो, हम आपको उसका टैक्स पे करने के लिए फ्री कर रहे हैं। बस आपने जो चीज इंपोर्ट की उसके लिए हम आपको फ्री करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इंपोर्ट तो 100 रुपए की चीज करो पर यहां से लाख रुपए चीज की बना के दे रहे हो, ठीक है। तो हर स्कीम में सिर्फ हमें एलिजिबिलिटी पता हो कि वो क्या अमाउंट कवर करने की कोशिश है और कौन कौन लोग हैं जो इसमें कवर होते हैं। अब देखो इसमें कैसा है, कौन है ये, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स और बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स। अगर आप लोग ये यूनिट्स बना रहे हो, ये किसकी यूनिट्स है, एसईजी की। एसईजी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो अगर आप इन यूनिट्स में कवर होते हो तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट एफटीपी के अंदर मिल रहा है। अ यूनिट अंडरटेक टू एक्सपोर्ट देयर एंटायर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एसईजेड में सिर्फ एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, एक्सेप्ट परमिसिबल सेल्स इन डीटीए। अब डीटीए क्या है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। अब आपने डीटीए में अगर कुछ दिया उसके अलावा आप सारी चीज क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो। मे बी सेट अप अंडर ईओयू स्कीम्स, ठीक है, यानी ओरिएंटेड स्कीम्स। उसके बाद फिर ये टेक्नोलॉजी पार्क्स और फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स और बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बायो, ठीक है, इन सबकी टेक्नोलॉजी। स्कीम फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग रिपेयर, रीमेकिंग, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एग्रीकल्चर। अब अगर आप ये सब चीजें कवर कर रहे हो तो कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, रिपेयर करके दे रहे हो, रीमेक करके दे रहे हो, कोई सर्विस रेंडर कर रहे हो, कोई डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर करके दे रहे हो, या फिर एग्रीकल्चर सर्विस दे रहे हो, तो आप कहां कवर हो गए, इन स्कीम यूनिट्स में। प्लीज नोट दैट ट्रेडिंग यूनिट्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो हम कोई गुड की ट्रेडिंग नहीं कर रहे, हम मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन या फिर हम कोई रेंडर सर्विसेज कर रहे जो रिलेटेड किससे, हार्डवेयर, बायो और फिर टेक्नोलॉजी, हाँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर। अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब अगर ये वाली यूनिट है, देखो सारी यूनिट के नाम दिए उन्होंने, मैं may export all kinds of goods and services except prohibited items in ITCHS, ठीक है, यानी कि हमारा जो ट्रेड क्लासिफिकेशन है, इंडिया ट्रेड क्लासिफिकेशन, उसमें आप अगर उसके अलावा उसमें आप कवर हो रहे हो, वो वाले गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप इन यूनिट्स के अंदर कवर हो रहे हो, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ क्या क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ स्पेशल केमिकल और ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स,
equipments, technologies. Subject shall be subject to fulfillment of condition as indicated in ITC. ठीक है, अब procurement and supply of export promotional material like brochure, literature, pamphlet, hoarding, catalog, posters up to the maximum of 1.5% of FOB value of previous year export shall be allowed. अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो आप अपने कमाई के 1.5% यूज कर सकते हो. अब ये यूनिट में इंपोर्ट एंड प्रोक्योर DTA से कुछ चीजें ले सकती है और बाउंडेड वेयरहाउस इन DTA. ठीक है, अब इंडिया में क्या बना सकती है, यही वाले यूनिट्स एक अपना वेयरहाउस बना सकते हैं. इंटरनेशनल एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स. दिल्ली में बहुत सारे ऐसे एग्जीबिशंस होते हैं जहां पे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, मतलब जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे आइटम्स जो कुछ नई साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी हम अगर बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनका एग्जीबिशन होता है. ठीक है, तो जो ये वाली यूनिट्स है इनको उस एरिया का, उस एग्जीबिशन का जो वो एरिया बुक करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. ठीक है, उसको जमाने के लिए वो इंडिया में जहां पे भी वेयरहाउस लेंगे एक आध दिन के लिए, उधर के उसको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, वो प्रोक्योर कर सकता है. ठीक है, एनी परमिशन रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट अंडर एनी लॉ शैल बी एप्लीकेबल. मतलब इस लॉ में तो हमने नहीं बोला, अगर कोई और लॉ बोलता है कि इस चीज की परमिशन लगेगी तो वो मतलब SEZ में बोलेगा अगर कि अगर आपको DTA से लेना है तो परमिशन ले लो, तो हमें पता है अप्रूवल कमेटी की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो परमिशन लेके आप ये चीज खुलवा सकते हो, पर हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे. अब ये वाले यूनिट्स में इंपोर्ट प्रोक्योर DTA विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स फ्रॉम क्रिएटिंग सेंट्रल फैसिलिटी. सॉफ्टवेयर यूनिट्स में बी यूज सच फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. अभी क्या कर रहे हो, आपको बाहर एक्सपोर्ट करना है DTA से, मतलब इंडिया से कोई चीज आप प्रोक्योर कर रहे हो तो आप कर सकते हो. ठीक है, इसमें हम आपको नहीं बोलेंगे आपने बहुत सारी चीज इंपोर्ट करी और इसकी ड्यूटी पे करो, क्योंकि आप इस स्कीम में कवर होते हो. फिर जेम्स ज्वेलरीज EO में सोर्स गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम थ्रू नॉमिनेटेड एजेंसी ऑन लोन या आउटराइट परचेज basis. Units obtaining gold, silver, platinum from nominated agency either on loan basis, outright purchase shall export gold, silver within 90 days from the date of release. अभी क्या हो रहा है, ये जो बोल रहे हैं ना एजेंसीज या outright purchase basis, इससे क्या हो रहा है, आप DTA से ले रहे हो और फिर बेचोगे बाहर. ठीक है, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम बाहर बेचोगे, उसके बाद 90 डेज में जैसे ही पैसा आ जाएगा ना आप यहाँ पे पे कर दोगे. ठीक है, तो आपने क्या किया, परचेज किया और बाहर वापस सोल्ड किया. 90 डेज के रिलीज में इनको पेमेंट कर दो. तो वैसे भी हमने देखा है 3 मंथ्स का टारगेट रहता है कि आपका पे कर दो, तो 90 डेज हम यहाँ पे भी आपको दे रहे हैं कि जेम्स एंड ज्वेलरीज DTA से ले लो या लोन बेसिस पे ले लो किसी एजेंसी से और फिर उनको आके पे कर दो. फिर यही यूनिट्स अदर देन सर्विस यूनिट्स में एक्सपोर्ट टू रशियन फेडरेशन इन इंडिया रुपीज अगेंस्ट रीपेमेंट ऑफ स्टेट क्रेडिट एस्क्रो रुपी अकाउंट सब्जेक्ट टू RBI क्लियरेंस. अभी क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, रशियन फेडरेशन को इंडियन रुपीज में भी चीजें दे सकते हो. और procurement and export of spare components up to 5% of FOB of value of exports may be allowed to same consigned buyer of the export article subject to condition that it shall not count for net foreign exchange and direct tax benefit. अभी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कि जैसे कि आपने एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेयर्स या कंपोनेंट्स बाहर से मंगाए हैं. ठीक है, अब जब आपने वो चीज मंगाई है तो हमने ये देखा था जितने भी हमने पेमेंट्स किए वो हम अपने नेट फॉरेन एक्सचेंज से डिडक्ट कर देंगे, तो हम आपको उसको भी नेट फॉरेन एक्सचेंज में कवर करने नहीं देंगे. तब आप उन चीजों को डिडक्ट करो और फिर बताओ कितना फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट करके कमाया है. ठीक है, तो हम आपको अलाउ करते हैं कि ठीक है आप स्पेयर कंपोनेंट्स बाहर से एक्सपोर्ट कर लो, 5% ऑफ द FOB वैल्यू एक्सपोर्ट कर सकते हो. ठीक है, मतलब FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट का 5% आप इंपोर्ट कर सकते हो स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स. हम आपको उसको बोल देंगे कि डिडक्ट कर दो नेट फॉरेन एक्सचेंज से. ठीक है, लीजिंग ऑफ कैपिटल गुड्स एक बार अभी छोड़ दो. एक्सपोर्ट थ्रू एग्जीबिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, टूर, शोरूम्स अब्रॉड, ड्यूटी फ्री शॉप्स. अब जो ये यूनिट्स हैं आपकी SEZ की, उनको परमिशन है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एग्जीबिशंस में जितने भी अब्रॉड में होते हैं विद द परमिशन ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर. पर्सनल कैरेज ऑफ गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ज्वेलरी प्रेशियस स्टोन्स कैरी कर सकते हैं. एक्सपोर्ट गुड्स फॉर डिस्प्ले भी दिखा सकते हैं. सेटअप शोरूम्स एंड रिटेल आउटलेट्स एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. अब SEZ यूनिट्स मैंने बोला था एयरपोर्ट्स पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे भी अपने वहां पे स्टोर शोरूम्स खोल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड
ट्रेड डिस्प्यूट्स। मैंने इनिशियली बता दिया था कि जब भी आप यहां से मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ भी भेजते हो तो आपको उस चीज की क्वालिटी मैनेज करने का आपकी जिम्मेदारी, कि आप बोलोगे कि ये बेस्ट ऑफ क्वालिटी का प्रोडक्ट है। देखो, एक्सपोर्टर्स नीड टू प्रोजेक्ट अ गुड इमेज ऑफ द कंट्री अब्रॉड टू प्रमोट एक्सपोर्ट। तो इंडिया की बाहर बेइज्जती मत कराओ, बाहर के रिलेशंस भी खराब नहीं होने चाहिए। तो कंप्लेंट्स ऑन ट्रेड डिस्प्यूट व्हेनेवर दे अराइज नीड टू बी सेटल्ड एमिकेबली एज सून एज पॉसिबल। यानी बाहर के लोगों ने अगर बोला है कि ये आइटम इतने दिन में बोला था डिलीवर होने को नहीं हुआ, इस क्वालिटी पे बोला था नहीं हुआ, इस प्राइस पे बोला था ये चीज नहीं हुई, तो बाहर से अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेन करता है या कोई ट्रेडर, तो वो आपका ट्रेड डिस्प्यूट होता है। तो उसके लिए हमने एक अथॉरिटी बनाई हुई, बहुत सारे मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। इन द एंडेवर टू रिजॉल्व सच कंप्लेंट्स और ट्रेड डिस्प्यूट टू क्रिएट कॉन्फिडेंस इन बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ आवर कंट्री, तो हमने इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जो ये कंप्लेंट्स को हैंडल करेगा और रिजॉल्व करके देगा। सबसे पहले ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। तो जो एक्सपोर्टर है उसको अपने डॉक्यूमेंट्स में उस चीज की कितनी वैल्यू है, उस चीज की क्वालिटी क्या है, वो उस चीज की गारंटी वहां पे लेके रहेगा, ठीक है। उसको पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करना है और स्टैंप लगाना है कि ये क्वालिटी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है। देख लो, शेल सर्टिफाइड, सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है हर कंसाइनमेंट में उसको क्वालिटी का टैग लगा के भेजना ही पड़ेगा। तो हर शिपिंग बिल के साथ, एयरवे बिल के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के फुट्स में नीचे उसकी क्वालिटी की बात लिखी होगी कि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट है। प्रोविजन ऑफ एफटी एक्ट एंड एफटी रेगुलेशन रूल्स नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट अर्निंग एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। अभी अगर आपने क्वालिटी वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स नहीं किए तो क्या होगा, DGFT और एनी अदर पर्सन ऑथराइज हिम टू सस्पेंड और कैंसिल द ESC नंबर। यानी कि डायरेक्टर जनरल होगा जो फॉरेन ट्रेड का, वो आपका क्या कर देगा, EIC नंबर सस्पेंड कर देगा। फिर उसको रिफ्यूज कर देगा, रिन्यू नहीं करेगा उसका सर्टिफिकेट या लाइसेंस, ठीक है। उसके बाद फिर ऑफिसर्स authorized by him to suspend or cancel the license, certificate, scripts or any instrument bestowing financial or fiscal benefits। यानी कि उसके जो import duty scripts मिलते हैं वो सब भी कैंसिल कर देगा या रिन्यू करने के लिए मना कर देगा, उसका लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा। इम्पोजिशन ऑफ फिस्कल पेनाल्टी, उस पर पेनाल्टी लगेगा अगर दोबारा ये चीज वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है तो। अब देखो, मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स एंड डिस्प्यूट्स, कमिटी ऑन क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट, CQCTD बोलते हैं। क्या बनाया हमने, कंप्लेन और ट्रेड डिस्प्यूट के लिए एक कमिटी बनाई है, ठीक है। इसके अंदर विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड 22 ऑफिसेज ऑफ रीजनल अथॉरिटी ऑफ DGFT। अभी तक इसके 22 ऑफिसेज बन गए हैं। इसके अंदर देखो कौन कौन आता है, एक चेयरपर्सन और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो वहां लिख लो 1 चेयरपर्सन और 9 मेंबर्स। अब वो जो मेंबर है, पहला चेयरपर्सन कौन है, एडिशनल जॉइंट ये DGFT का पर्सन, ठीक है। जो डायरेक्टर जनरल होंगे ना, वो कौन है, चेयरपर्सन है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये एक मेंबर है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी एक मेंबर है। फिर ब्रांच मैनेजर ऑफ कंसर्न, फिर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक एक आदमी इन्होंने इस कमेटी में बिठा रखा है। फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज, नॉमिनी ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, नॉमिनी ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ MSME पता है, ऑफिसर एज नॉमिनेटेड बाय चेयरपर्सन को मेंबर सेक्रेटरी बोलते हैं। एनी अदर एजेंसी एज कोऑप्टेड बाय द चेयरपर्सन। तो अगर कोई और ऑफिसर या फिर चेयरपर्सन किसने रखा है, DGFT ने, तो उसको भी हम मेंबर सेक्रेटरी और मेंबर बना देते हैं। इनका फंक्शन क्या है, कुछ नहीं, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्वायरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्वालिटी रिलेटेड कंप्लेंट्स, उनको सॉल्व करके देगा और उनका इंस्पेक्शन करेगा। उसके बाद फिर इट मे टेक प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव स्टेप्स टू रिड्रेस एंड रिजॉल्व the grievance on the importers, exporters, overseas buyers, preferably within 3 months from the receipt of complaint। अभी ये लोग बैठ के सारी complaints का resolve करेंगे, ऐसे steps देंगे जिससे फटाफट सारी problems solve हो जाए। Wherever required, this committee may take assistance on export promotion council और फिर commodity board और other agency as considered appropriate settlement of these disputes। तो इन सब की भी help लेगा for settlement of डिस्प्यूट। प्रोसीडिंग्स कुछ नहीं होंगी, जितने भी लोग अग्रीव पार्टी हैं वो आगे अपील फॉर फॉरेन बायर इंडियन इंपोर्टर्स फ्री टू परस्यूट एनी लीगल रिकोर्स अगेंस्ट द अर्निंग पार्टी। मतलब कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम है एक्सपोर्टर से, ठीक है, मतलब हम अगर बाहर से कोई चीज
मंगा के यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर भेज रहे हैं और उसके बाद बाहर वाले किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है तो वो इस क्वालिटी कंप्लेन वाले से कंप्लेन कर सकता है। करेक्टिव मेजर्स क्या है? द कमिटी एट आरए लेवल कैन ऑथराइज द export inspection agency or technical authority to assess whether there has been technical failure or any not meeting standards manufacturing design defects which complaint has been received। फिर वो अपनी एजेंसी को बोलेगी जाके चेक करके और सही है कि नहीं है। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले समझो कितनी सारी हमने स्कीम्स पढ़ी। गुड्स, सर्विसेज, जेम्स, ज्वेलरीज, फिर एक ऑथराइजेशन वाली स्कीम्स थी, फिर यूनिट्स वाली थी और कैपिटल गुड्स वाली। ठीक है, अब यूनिट्स वाली तुमको इजी लगी क्योंकि तुमने SEZ पढ़ा हुआ है। ठीक है कि भाई वो ये सामान इंपोर्ट कर सकते हैं, उनको हर जगह फ्री मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ कैपिटल गुड वाली थोड़ी सी अजीब सी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड वाली अजीब सी है, बाकी सारी इजी है। जेम्स एंड ज्वेलरीज इजी है, गुड्स वाली इजी है और एक ऑथराइजेशन वाली है अजीब सी। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट पे जब आप करते हो मतलब फ्यूल, एनर्जी और वो सब। अब तुम एक बार क्वेश्चन देखो, बहुत सारे अजीब अजीब से वर्ड्स हैं जो कि ना तुम लोगों ने कभी सुने भी नहीं है, इसके लिए है। अभी तक हमने वो टैक्स उस लेवल का कस्टम्स नहीं पढ़ा, अभी तक हमने वो चीज पढ़ी नहीं। अब अगर मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो तुम्हारे को बहुत सारा मुझे एक बार टैक्स समझाना पड़ेगा। अब वो तुम्हारे लिए उतना रेलेवेंस नहीं रहा है क्योंकि तुम्हारे एग्जाम डेट्स हैं और तुम अपने अगर क्वेश्चंस देखोगे तो कैसे आते हैं। देखो पहला पेपर है जून 20 का, the import and export which is prohibited under foreign trade policy and procedure, how can these imports can be imported and exported? first उसमें देखो FTP पॉलिसीज में प्रोहिबिटेड है, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में बहुत सारे नहीं है गुड्स यार, फर्स्ट स्कीम में ही है जो पब्लिक मॉरल्स वाले, आपको रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे। अब देखो डिस्कस द कैटेगरी आइटम्स व्हिच आर नॉट एलिजिबल ऑफ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम स्कीम्स अंडर द FTP। इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स, ठीक है, सीरियल्स, ओर्स एंड कॉन्ट्रेंट्स, डायमंड, ज्वेलरीज, ये सारे मैंने बोलता 5, 6, 7, 8 पॉइंट याद रख लो। डीम्ड एक्सपोर्ट्स, आया था, बताती हूँ कितना टाइम मिले। 25 मार्क का है ना, 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन 1 घंटे, 2 क्वेश्चन मतलब 1 क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन। हाँ 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा ना, 3 और 4 क्वेश्चन दूंगी। सात जून 21 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। व्हाट इज इम्पोर्ट एक्सपोर्टर कोड, हाउ इज इट इज ऑब्टेन। तो आपने सारे वो चीज एप्लीकेशन वगैरह देनी और डॉक्यूमेंट्स कुछ देने, IC नंबर क्या होता है। एक क्वेश्चन आएगा बच्चे 4 मार्क का पक्का, ऑप्शनल में आ रहा है पर आएगा। देखो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस एक्सपोर्टर, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन स्कीम, एक लाइन में ऑब्जेक्ट था, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ FTP इन 1520। What are the privileges of status holders under the foreign trade policy procedure enumerated under FTP, ठीक है। What are the basic objectives of present FTP policy, जो 1520 है ना, ये बहुत पहले आया था इसके लिए, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन होगा,
एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन, जो हमने फर्स्ट पेज पे याद किया, बार बार ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफटीपी पूछ रहे। और देखो लास्ट अटेम्प्ट में क्या आया था, ये देखो, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी envisages export should not be merely be a function of marketable service but should also reflect an enhancement of economic capacity and development. Explain the statement। जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े जनरल क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, 4 मार्क का। जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े वो बताना है यहाँ पे, ठीक है, कि पॉलिसी से क्यों हुआ था, कितना प्रमोशन लाना है हमें, वो सब, ठीक है।